हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन क्लासेस। सॉरी, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया रिवीजन क्लासेस के, बट आई एम बैक विथ फुल फॉर्म। सो नाउ वील स्टार्ट द रिवीजन अगेन। सो मुझे याद है कि हमने लास्ट में जितना भी रिवीजन किया था वो हम लोग थे क्लॉज नंबर 7 ऑफ किसके, स्केड्यूल नंबर 1। ठीक है, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्रोफेशनल एथिक्स की। ठीक है, तो हम प्रोफेशनल एथिक्स पे थे। तो बेसिकली आपको क्या रेफ़र करना है? रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से पेपर नंबर 3 के लिए आपके लिए समरी फॉर्म में सब कुछ प्रोवाइड कराया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आ जाते हैं प्रोफेशनल एथिक्स पे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज़ पीछे की रिवीजन गो थ्रू ज़रूर करें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत लगाई है उसके ऊपर। ठीक है, हमने बिल्कुल डिटेल में बात करी है, जबकि हम ये वैसे समरी में कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 तक हो चुका है। मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। तो हमें पढ़ना है 8। ठीक है, तो ये आ गया 8 आपके लिए। ठीक है, 8 देखो क्या बोल रहा है। सी क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 8 बोल रहा है कि सीए जो है एक्सेप्ट करता है पोजीशन कैसी, ऑडिटर की। ठीक है, प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर ऑडिटर। आपने ऑडिटर की पोजीशन तो हेल्ड कर ली, जैसे आपको को अपॉइंट किया, आपको कहा कि ऑडिटर बनना है, आपने कहा येस ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम आई कैन बी योर ऑडिटर, बट यू नीड टू व्हाट, जो प्रीवियसली हेल्ड बाय किसी और ऑडिटर, किसी और सीए ने ऑडिटर की पोजीशन हेल्ड कर रखी थी, या कोई सर्टिफाइड ऑडिटर पहले से था हु हैज़ बीन सर्टिफिकेट, हु हैज़ द सर्टिफिकेट अंडर द रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रूल्स, सो यू नीड टू एक्सेप्ट द पोजीशन। ठीक है, पिछले चार्टर्ड अकाउंटेंट की रजामंदी के साथ, क्योंकि इसमें एथिक्स में मना कर दिया। देखो क्या बोल रहे हैं, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग, कि अगर आपने कोई भी पोजीशन एक्सेप्ट करी एज अ ऑडिटर जो कि प्रीवियसली एक सीए ने हेल्ड कर रखी थी और उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, तो आपको पीनलाइज कर दिया जाएगा, आपको माना जाएगा कि आपने एथिक्स तोड़ दिए हैं। सो राइट, दिस इज़ रियली वेरी क्लियर। अपने आप में बहुत क्लियर स्टैंडर्ड्स इन्होंने एथिक्स बनाए हैं, जिसमें ठीक है ये वाला बहुत ईजी है। मैं एक ऑडिटर हूँ, मुझे ऑडिट करने जाना है, पर मुझे पता है कि उस कंपनी को ऑडिट किसी XYZ ने किया है, तो पहले मैं उसके पास जाऊंगी, उससे बात करूंगी। तो हेलो हाय बात नहीं करनी कि सर आपका कर लूँ मैं, आप पहले करते थे अब मैं करना चाहती हूँ। नहीं, आपको स्पेशली बोला है राइटिंग, तो ये कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेट करना है। किस में करना है? राइटिंग में करना है, उस बंदे से जो पहले या तो आपका सीए रह चुका है या सर्टिफाइड ऑडिटर रह चुका है उस एंटिटी का, तभी आप पोजीशन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर। जो भी मैं मार्क कर रही हूँ ना, डार्क कर रही हूँ, वो आपके कीवर्ड्स बन जाएंगे पेपर के लिए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं कि अगर कोई भी ऐसा सी है, क्योंकि हम हमेशा अज्यूम करो आप सी हो, आपकी बात हो रही है, आपको ये काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो अगर आप हो, आपने कोई अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की है एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, किसकी? कंपनी की। ठीक है, विदाउट फर्स्ट असर्टनिंग, बिना पता लगाए क्या, फ्रॉम इट वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 225। अभी जो 225 है ना, पुराना कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट 1956, पर अब नए वाले में अलग आ गए। नाउ सेक्शन 13940 रेड विथ सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करनी है ऑडिटर की, पर असर्टन करना है पहले क्या, सेक्शन नंबर 139, 40 एंड 41। बिना इसके, अगर आपने विदाउट इसके बिना असर्टन किया है, देखो विदाउट, क्योंकि नेगेटिव लैंग्वेज चल रही है सब एथिक्स में, विदाउट, यहाँ पे भी देखो वर्ड विदाउट था ऊपर वाले में। तो ये जो अगर आपने बिना इनके असर्टनमेंट के आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने पाया नहीं कि सेक्शन, मैंने आपने कहा कि मैं सेक्शन 139, 40, 41 क्यों चेक करूं, चलो ना कर देते हैं, और बाद में पता चला कि जो सेक्शन 139, 40 और 41 की रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर आप इनलाइज कर जाओगे, फिर आप वही प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, डिसिप्लिनरी एक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट पढ़ लो। नाउ सेक्शन 139, 40 रेड विद द सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट। स्टूडेंट में नोट दैट टिल द टाइम, हम जो स्टूडेंट्स आप लोग पेपर दे रहे हो उसको नोट करना है कि जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, वो जो बेयर डॉक्यूमेंट्स गेट अपडेटेड फ्रॉम द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI इन परसुएंस ऑफ दिस कंपनीज एक्ट के हिसाब से। जो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको क्या समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ द प्रोविजन। आपके लिए बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप प्रोविजन का बेसिक नेचर समझ जाओ इसका, और आपको झमेले में नहीं पड़ता। एंड कोट द सेम अलॉन्ग विद द न्यू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन। तो सेम पेपर में अगर लिख के आना है तो ये दोनों मेंशन कर सकते हो, बट मेन प्रोविजन ये याद रखना कि ऐसा कुछ हुआ हो, क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना आपको कौन सा क्लॉज है। तो ऐसा क्या हो गया होगा कि कोई सीए होगा, उसको अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करनी होगी ऑडिटर की, किसमें? कंपनी के अंदर। ध्यान से देखो, कंपनी में,
और उसने या तो असर्टेनमेंट नहीं करी होगी, ऐसे पेपर में लिख देंगे क्वेश्चन में, तो आपको पता चल जाएगा ये 9 है। ठीक है, ईजी है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 10। 10 क्या बोल रहा है, देखो 10 क्या बोल रहा है, क्लॉज नंबर 10 बोल रहा है चार्जेस और ऑफर टू चार्ज। आप सीए हो, आपने किसी से चार्ज किया कि यार मैं ऐसा चार्ज करूँगा, आपके पास कोई काम के लिए आया, आपने कहा मैं 10,000 चार्ज करूँगा, या आपने उसे ऑफर चार्ज दिया कि देख लो भैया मैं अगर आप कहते हो तो मैं आपको 8,000 चार्ज कर लेता हूँ, या किसी ने आपको कहा कि देख लो भैया प्लीज़ ये एक्सेप्ट कर लो, तो आपने या तो इसका एक्सेप्ट कर लिया, या ऑफर्स टू एक्सेप्ट मतलब या तो आपने कहा ठीक है यार मैं तुम्हारा ये एक्सेप्ट करूँगा, तो या तो चार्ज किया, ठीक है, चार्ज कर लिया। यहाँ पर आपका पास्ट टेंस आ गया कि हाँ चार्जेस एक्सेप्ट, मतलब उसने ये काम कर लिया, आ गया तो किसी ने ऑफ़र दिया तो एक्सेप्ट कर लिया, या आपने खुद से चार्ज किया। बट या तो करोगे तो ऑफ़र टू चार्ज, या तो आप उसको ऑफ़र करोगे टू चार्ज, या फिर वो आपको ऑफ़र करेगा तो आप ऑफ़र कर नहीं सॉरी वो आपको कोई भी चीज़ ऑफ़र करेगा तो आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, ऑफर्स टू एक्सेप्ट। ठीक है, ये 4 चीज़ें 1 2 3 4, ये 4 चीज़ अगर आपने किसके रिगार्डिंग करी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसने आपको अपने प्रोफेशनली अधीन कर लिया हो कि यार प्रोफेशनल मेरा ये काम कर लेना, ठीक है, और उसके बदले आपको क्या दे रहा हो, फीस दे रहा हो, तो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फीस विच इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। लो भैया एक और बात आ गई कि आपको जो भी काम कराएंगे उसका प्रॉफिट का हिस्सेदारी देंगे, या फिर देखो उस पर देंगे, या फिर कोई कंटिंजेंसी हुई, जैसे हमने कहा कि हम वो काम करेंगे, हमें नहीं पता कितने में काम आएगा, जो भी कंटिंजेंट होगा है ना, या फिर अपॉन द फाइंडिंग, कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग। सपोज कर आपको कहा कि ये फाइंड आउट करो, जो भी आप फाइंड आउट करोगे उसके जो वैल्यू रहेगी उसके परसेंटेज, तो परसेंटेज इन्होंने किसके बोल दी, तो परसेंटेज या तो फिर आपका प्रॉफिट हो गया, या फिर ऐसी कोई भी कंटिंजेंसी हो गई। ठीक है, तो अगर अभी कोई भी कंटिंजेंसी रही तो उसका वो परसेंटेज क्या कर लेगा, 4 चीज़ें, चार्ज, ऑफर टू चार्ज, या फिर एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट। ये 4 चीज़ें आपने करी हैं किसके, प्रोफेशनल है ना एम्प्लॉयमेंट फ़ीस के। तो ये प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में करी है, और उसके बदले में आपको फ़ीस तो मिल रही है, पर फीस किस फॉर्म में मिल रही है, परसेंटेज की फॉर्म में मिल रही है। तो ये गलत है, इंस्टीट्यूट ने मना करा है। तो शुरू से एक बार और पढ़ते हैं इसको, एक बार ये रेज करते हैं फिर पढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 10, चार्जेस और ऑफर टू चार्ज, एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फीस विच इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और विच आर कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स और रिजल्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, या फिर उस एम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट हो। ठीक है, कोई भी। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कंडीशन डाल दी कि ये वाली चीज़ हम आपको अलाउ कर देंगे, ये कंडीशन डाल दी इंस्टीट्यूट ने, कहा कि कोई बात नहीं हम ये अलाउ कर देंगे। क्या अलाउ कर देंगे, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि परमिट हो, कहाँ, अंडर एनी रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब समझ आ गया ना, दिस एक्ट मतलब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट चल रहा है, इस एक्ट के अंदर कोई भी ऐसी रेगुलेशन बनी हो और उसमें परमिशन हो तो अलाउ कर देंगे सीए को ये काम करने के लिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखो आगे क्या लिखा है काउंसिल ने, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज़ हाउएवर फ्रेम्ड, उन्होंने फ्रेमिंग करी है कुछ रेगुलेशन 192। तो आप याद रखना 192 की रेगुलेशन करी है, अभी हम आगे इसे भी पढ़ेंगे। तो वो एग्जेम्प्ट करती है मेंबर्स को मतलब सीएस को एग्जेम्प्ट करती है, माफ़ करती है, क्या करने से, फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस क्लॉज इन सर्टेन प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब एग्जेम्प्ट माफ़ करती है कि वो इस क्लॉज का यूज़ कर सकें उन सर्टेन प्रोफेशनल सर्विसेज में, मतलब उनके ऊपर ये क्लॉज नहीं लगेगा, वो आज़ाद हैं, वो परसेंटेजेस चार्ज कर सकते हैं। तभी तो बोल रहे हैं कि अलाउड कर रहे हैं ना, परमिट कर दिया, तो परमिट करने पे आपको बताया जाएगा कि रेगुलेशन कौन सी है, रेगुलेशन नंबर है 192। अब आगे देखते हैं, रेगुलेशन 192 इज़ रीप्रोड्यूस्ड। अब लो आ जाओ भाई, रीप्रोड्यूस करी जा रही है आपके लिए, बताओ भाई क्या है 192, ये रही, ये जो येलो में लिखी है, ठीक है, क्या है, आ जाओ, 192 रेगुलेशन नंबर 192 रिस्ट्रिक्शन ऑन फीस, पढ़ लो, देखो क्या साफ साफ लिखा है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नो चार्टर्ड, मना कर रहे हैं नेगेटिव लैंग्वेज में, नो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, शैल चार्ज और ऑफर टू चार्ज, एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्क, कोई भी प्रोफेशनल वर्क नहीं वो ऐसा करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल वर्क कॉमा फीस, या तो कोई काम या तो कोई फीस, विच आर बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और विच आर कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग और द रिजल्ट ऑफ सच वर्क, जो भी आपने काम किया है उसका प्रॉफिट या उस काम के कोई भी फाइंडिंग्स या रिजल्ट के बेसिस के ऊपर लगने वाला परसेंटेज आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, प्रोवाइडेड। अब यहाँ से आ गई कंडीशन, मतलब ये जितनी भी बातें हैं ये आपको अलाउड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, आपको अलाउ कर रही है। पहली चीज़
इन द केस ऑफ द रिसीवर और द लिक्विडेटर, अगर रिसीवर की बात है, जब आपका दिवालिया निकलता नहीं है, जब वो एक हायर करा जाता है, अब सॉल्वेंसी पढ़ा होगा आईबीसी, है ना, हाँ, वो आईबीसी अब कोड आ गया है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, तो उसमें जो लिक्विडेटर्स हायर होते हैं, रिसीवर्स हायर होते हैं, द फीस मे बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, डिसबर्समेंट ऑफ एसेट। समझ जाओ सीए, अगर आप सीए हो और आपने आईबीसी कोड का वो जो एक एग्जाम वगैरह भी होता है उसका वो पास कर लिया और अब आप वो बन गए, लिक्विडेटर बन गए हो जैसे भी, है ना, अगर आप वो बन गए और आपकी हायरिंग हो गई है किसी भी कंपनी के ऊपर जिसका दिवालिया निकल गया है ना, जो बैंक करप्ट हो गई है, तो उसकी असेट्स बेचनी पड़ेंगी, तो अब आपकी जो फीस होगी वो फिक्स नहीं होगी, वो आपकी जो फीस होगी वो परसेंटेज बेस होगी, किस पे, ऑफ द रियलाइजेशन और डिसबर्समेंट ऑफ एसेट, राइट, सिंपल है, ठीक है, कि अगर आप लिक्विडेटर का केस है तो आपको अलाउड है। दूसरा, इन केस ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसकी, कोऑपरेटर, सीएस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, द फीस में बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल, उनका जो पेड अप कैपिटल होगा ना, कोऑपरेटिव दो होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ट्रस्ट होती है और एक सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी राइट ही एक्ट के अंडर बनती है और ट्रस्ट के अलग रूल्स होते हैं, तो यहाँ सोसाइटी की बात होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जो भी उसकी फीस होगी आपकी, जब आप इसके ऑडिटर होगे, ध्यान से देखो वर्ड है ऑडिटर, आपको यहाँ पे ऑडिटर बनना है और यहाँ पे आप रिसीवर और लिक्विडेटर हो, ठीक है, ऑडिटर हो कोऑपरेटिव के, तो फीस परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल और द वर्किंग कैपिटल और द ग्रॉस और नेट इनकम और प्रॉफिट, ठीक है, जो भी आ रहा होगा, ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर, यहाँ लिक्विडेटर। दिस नेक्स्ट, इन केस ऑफ वैल्यूअर, अब यहाँ पर आप क्या हो, वैल्यूअर, पहले वाले में क्या थे, रिसीवर, दूसरे वाले में ऑडिटर, तीसरे वाले में वैल्यूअर, फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना, एंड ड्यूटीज़, द फीस में भी बेस्ड ऑन दिस, अगर आप किसी की डायरेक्ट टैक्सेस में वो कर रहे हो, हेल्प आउट कर रहे हो किसी को प्रॉपर्टी वैल्यू कराने में, देखो आगे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, तो अगर आपको प्रॉपर्टी पे बुलाया है कि यार मेरी वैल्यूएशन नहीं लग रही, आप आके कर दो, तो आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू करोगे, तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल के आएगी उसके परसेंटेज आप चार्ज कर सकते हो। ये जो वैल्यूअर है ना, इसका भी अलग ही एग्जाम और सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो तब आप जाके एक वैल्यूअर, सर्टिफाइड वैल्यूअर बनते हो, सी, और देखो सीए बनते हो तब ऑडिटर बनते हो, एक सर्टिफिकेट पास करते हो, एग्ज़ाम पास करते हो तो एक वैल्यूअर बनते हो, ऐसे ही आईबीसी के कोड के एग्ज़ाम पास करोगे तो लिक्विडेटर बनोगे। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ये वैल्यूअर बन गए आप यहाँ, तो ऐसा करते हैं ना ये सारी चीज़, हाँ ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इन द केस ऑफ सर्टन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, एमसीएस, ठीक है, एमसीएस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी हैं, एज मे बी डिसाइडेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब काउंसिल कौन है, सेंट्रल काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पर, सीसी की बात हो रही है, सेंट्रल काउंसिल किसका, सीसी, आईसीएआई का सेंट्रल काउंसिल, वो टाइम टू टाइम डिसाइड करते रहते हैं, द फीस में बी बेस्ड ऑन परसेंटेज बेसिस विच मे बी, ठीक है, विच मे बी कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग और रिजल्ट्स ऑफ सच वर्क, ठीक है, वो डिपेंड करता है ना, सो डिसाइडेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल करता रहेगा, अगर आपने एमसीएस सर्विसेज दी हैं तो, ठीक है, एक एमसीएस। फिफ्थ पॉइंट, इन केस ऑफ सर्टन फंड रेजिंग सर्विसेज, अगर आपने किसी के लिए फंड रेजिंग की है ना, जैसे सपोज करते हैं ना, कोई भी कंपनी है कुछ है, उसको फंड रेज करवाना था, आईपीओ, वो जैसे सपोज कर लो वट एवर इन वट एवर फॉर्म्स, तो उसमें भी फीस में बी ऑन द परसेंटेजेस बेसिस ऑफ द फंड रेज, जितना भी आपने फंड रेज कराया होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर फंड रेजर बन गए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ए में आप रिसीवर थे, बी में आप ऑडिटर थे, सी में आप वैल्यूअर थे, डी में आप एमसीएस कंसल्टेंट थे, ठीक है, और फिफ्थ में आप फंड रेजर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, एफ, इन द केस ऑफ डेट रिकवरी सर्विसेज, किसी का डेट रिकवर कराना है, सपोज करो बैंक ने आपको हायर करा है कि मेरा डेट रिकवर कराओ, द फीस में बी द परसेंट ऑफ डेट रिकवर, ठीक है, तो आप यहाँ रिकवरी एजेंट बन गए हो। जी, इन केस ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट को कम से कम करना है, द फीस में बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड, यहाँ पे आपको वही है कॉस्ट अकाउंटेंट टाइप्स बना दिया है जिसको कॉस्ट कम से कम करनी है, और सपोज करो 100 से 60 लानी है, तो आपने इसमें कितनी बचत कराई, 40 की, तो आपका बेनिफिट कितना डिराइव कराया आपने कंपनी को, 40 रुपीज़ का, तो 40 के ऊपर कितनी परसेंटेज लग जाएगी, राइट, ऐसे। लास्ट पॉइंट एच, एनी अदर सर्विसेज और ऑडिट एज में बी डिसाइडेड बाय द काउंसिल, सीसी काउंसिल, ठीक है, इंस्टीट्यूट का सीसी काउंसिल। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। रेगुलेशन नंबर, अब शुरू से हटा रही हूँ मैं, अब देखो रिवाइज करते हुए फटाफट एक वन गो में, रेगुलेशन नंबर 92 है, क्लॉज नंबर 10 के साथ हमने पढ़ी थी, जो बोलती है रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, सारी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर कौन कौन सी जगह नहीं है, जहाँ पे आप रिसीवर लिक्विडेटर हो, दूसरी जहाँ पे आप ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जहाँ पर आप वैल्यूअर हो, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू कर रहे हो, जहाँ पे आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो, जहाँ पे आप फंड रेजिंग सर्विसेज दे रहे हो, जहाँ डेट रिकवर कर रहे हो, या जहाँ पे कॉस्ट बचा रहे हो, ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस या ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, एक सेकेंड, ऑडिट कर रहे हो किस, जो कि काउंसिल ने डिसाइड किया है, ठीक है, इजी। सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 बन गए हैं आज की क्लास के हिसाब से। सो
सो 2 फटाफट हो जाएंगे। क्लॉज नंबर 11, ठीक है। क्लॉज नंबर 11 देखो क्या बोलता है, अगर कोई भी सीए है जो किस में एंगेज है, इन एनी ऑफ द बिजनेसेस, ध्यान से पढ़ो, हम शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं तो हमेशा सीए के आगे सीओपी वाला सीए आएगा, सीओपी मतलब प्रैक्टिस वाला। तो एंगेजेस, अगर कोई भी सीए एंगेज है किसी बिजनेस में या ऑक्यूपेशन में अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब कोई भी प्रोफेशन। अब लगा लो सबसे ज़्यादा एग्जांपल सीएस के कहाँ देखने को मिलते हैं, अदर देन सीए प्रोफेशन के, पढ़ा रहे होते हैं, देखा ना कोचिंग में जितने भी हमारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, आपको पता होगा, आपने भी उनसे पढ़ा होगा, तो वहाँ से वो लोग देखा जाता है कि वो एक बेसिकली अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी अकेडमी रन करते हैं। तो एंगेजेस इन बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ सीए अनलेस, जब तक परमिटेड बाय द काउंसिल सो टू एंगेज, मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास सीओपी है और वो अपना सीओपी है स्टिल वो अपना बिजनेस और ऑक्यूपेशन चला रहा है अदर देन सीए, क्योंकि सीओपी लेने का मतलब यही है ना कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, अब आप क्या कर रहे हो, बिजनेस और ऑक्यूपेशन चला रहे हो। तो यहाँ पर आपको मना किया जाता है कि सीओपी वालों सुन लो, बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं करोगे जब तक, अनलेस, अनलेस का मतलब पता है ना, जब तक, ठीक है, हिंदी भी लिखते रहो साथ साथ। तो जब तक परमिट कौन ना कर दे, सेंट्रल काउंसिल ना कर दे सो टू एंगेज। आगे देखो कंडीशन लगा रखी है, प्रोवाइडेड दैट मतलब कंडीशन ये है कि हम जो अब नीचे बात बोलेंगे वो लागू नहीं होगी वैसे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन हेयर इन, ऊपर जो लिखा है शैल डिसेंटाइटल, यस करेक्ट, हाँ डिसेंटाइटल, और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको डिसएंटाइटल नहीं करेगा। डिसएंटाइटल मतलब वो जो उसको टाइटल मिला हुआ है सीए का, उसकी टाइटलशिप नहीं वापस लेगा, ठीक है। फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, नॉट बीइंग मैनेजिंग, बस मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो। देखो डायरेक्टर बनना अलाउड कर रहे हैं। अब आप एक पार्टनर है, सपोज करो एक पार्टनर है, सीओपी ले रखा है, फर्म चला रहा है, साथ साथ में किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया, तो वो डायरेक्टरशिप उसकी अदर ऑक्यूपेशन आएगी है ना, आएगी ऑफ कोर्स आएगी, बट यहाँ पर उस डायरेक्टर को बनने को उस डायरेक्टरशिप लेने को अलाउड कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट, दोबारा से करते हैं, प्रोवाइडेड दैट जो ऊपर लिखा गया है वो कुछ भी डिसएंटाइटल नहीं करेगा, मतलब उसकी एंटाइटलशिप नहीं लेगा। किसकी, क्या, कौन सी एंटाइटलशिप, एक ही तो एंटाइटलशिप है, पूरी ज़िंदगी मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए, सीए बनने के लिए, तो डिसएंटाइटल नहीं करेगा एक सीए को फ्रॉम बीइंग, किस बात से, डायरेक्टर बनने से कंपनी के, तो बनना अलाउड है, दिस इज़ अलाउड। बट ध्यान से देखो नीचे क्या अलाउड नहीं है, डिसअलाउड, लो आ गया, उसने साथ साथ डिसअलाउंस भी बता दिया, डिसअलाउंस रेट से करते हैं। नॉट बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मत बनना भाई, डायरेक्टर बन जाना, पर मैनेजिंग डायरेक्टर मत बनना या होल टाइम डायरेक्टर मत बनना। तो ठीक है, सिंपल मैं लिख दूँ, डायरेक्टर बनना अलाउड है, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर बनना अलाउड है, नहीं, क्या होल टाइम डायरेक्टर बनना अलाउड है, नहीं, ये बनना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट देखो, अनलेस, ठीक है ना, नॉट बीइंग दिस इज अनलेस ही और एनी ऑफ हिज पार्टनर इज इंटरेस्टेड इन सच कंपनी एज एन ऑडिटर। अगर आपका कोई, आप ही खुद, या तो आप उस कंपनी में खुद, देखो ब्रैकेट अलग से पढ़ना है और अंडर विदाउट ब्रैकेट्स अलग से। तो सबसे पहले अगर हम फिर से, मैं पेन हटाती हूँ, अब फिर से हम ब्रैकेट्स को कंसिडर करें, तो सबसे पहले हम ब्लू से कर लेते हैं इस बार, कि देखो कंडीशन क्या है जो आपको अलाउड है। अब ये वो कंडीशन है ए, अलाउड, प्रोवाइडेड दैट, ऊपर लिखा हुआ कुछ भी डिसएंटाइटल नहीं करेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, क्या बनने से, डायरेक्टर बनने से। तो डायरेक्टर बन सकते हैं, यस बन सकते हैं। आगे पढ़ो, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी यहाँ से, अनलेस ही, ध्यान रखना डायरेक्टर आप तब बन सकते हो, कंडीशन लगा दी यहाँ पर, क्या कंडीशन है, तभी बन सकते हो, या तो आप खुद या आपका कोई पार्टनर, उस फर्म का पार्टनर, उस फर्म का पार्टनर मतलब आपने सीओपी ले रखा है ना, यहाँ पर आपने सीओपी ले रखा है तभी तो आप एंगेज हो, है ना, सीओपी भी ले रखा है, डायरेक्टर भी बन रहे हो, तो डायरेक्टर बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है, पर आप खुद या फिर आपका पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए उस कंपनी में, कैसा, एज एन ऑडिटर, मतलब आपकी फर्म में से आपके पार्टनर या आप खुद जाके उसका ऑडिटर भी बन गए, उसके डायरेक्टर भी बन गए, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, फेमिलियरिटी इशू आ जाएगा कंपनीज एक्ट के रूल्स और वो टूट जाएंगे सेक्शंस, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ मना कर दिया। बट हाँ, यहाँ तो इसलिए डायरेक्टरशिप के लिए तो बोल दिया ना, बट किसके साथ, विद कंडीशन, पर यहाँ इंस्टीट्यूट ने भी खुद से सख्त 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 मना कर दिया है दो चीज़ों के लिए, ना तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे और ना आप होल टाइम डायरेक्टर बनेंगे, चाहे कोई कंडीशन हो या नहीं हो, सिंपल, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीओपी के साथ और चीज़ें नहीं कर सकते जब तक आपको काउंसिल परमिट ना करे, पर हाँ आप डायरेक्टर बन सकते हो, पर ध्यान रखना उसमें खुद या अपने किसी पार्टनर को ऑडिटर मत बनाना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट इज़ द क्लॉज नंबर 12, ठीक है, क्लॉज नंबर 12 है,
देखते हैं क्लॉज नंबर 12 क्या बोलता है। सी है, COP ले रखा है, पता है ना, बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ कि जिससे स्केड्यूल नंबर 1 याद हो जाए कि स्केड्यूल नंबर के जितने भी 12 क्लॉजेज हैं वो COP वालों के लिए हैं। सर्विस वालों के लिए देख लो नीचे अलग से लिखा है पार्ट नंबर 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सर्विस वालों के लिए जो जॉब में है, ठीक है ना, तो जॉब वालों के लिए अलग है। अभी हम पढ़ रहे हैं पर प्रैक्टिस वालों के लिए। तो अगर कोई भी COP होल्ड करता है, अलाउज अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और अ मेंबर, ठीक है, तो वो या तो मेंबर नहीं है, नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, और अ मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर, ना तो मेंबर है ना, मेंबर है पर उसका पार्टनर नहीं है, टू साइन ऑन हिज बिहाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो मेंबर ही नहीं है इंस्टीट्यूट का, और अगर मेंबर है पर आपका पार्टनर नहीं है ना, सपोज करते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म है पर आपका वो पार्टनर नहीं है, आपका वो दोस्त है, आपने अपने दोस्त को बोला चल यार मेरे या मेरे भी फर्म के बिहाफ पे साइन कर दे, तो ये अलाउड नहीं है। दूसरा, अगर वो मेंबर ही नहीं है, आपने इंस्टीट्यूट में दिखा दिया कि वो मेंबर है, तो बोल रहे हैं ना नॉट अ मेंबर, अगर वो CA नहीं है तो वो साइन कर सकता है नहीं, तो आप उससे साइन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो एक बार लास्ट टाइम रीड करते हैं। क्लॉज नंबर 12 क्या कह रहा है कि कोई भी एक पर्सन जो कि प्रैक्टिस में है वो अलाउ करता है किसी भी पर्सन को जो कि नॉट बीइंग अ मेंबर, मतलब वो CA नहीं है ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, या फिर वो मेंबर है और अ मेंबर, ही इज़ अ मेंबर, यस ही इज़ अ मेंबर बट नॉट बीइंग हिज पार्टनर, बट उसकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, जिससे वो उससे क्या बोलता है, ओ सुन टू साइन ऑन हिज बिहाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ हिज फर्म एनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लॉज नंबर 12 कह रहा है भैया अगर आपका कोई बंदा है जो मेंबर है पर आपका पार्टनर नहीं है, या फिर मेंबर ही नहीं है, लो और बड़ी बात मेंबर ही नहीं है, और आप उससे कह रहे हो कि मेरे या मेरे फर्म के बिहाफ पे साइन कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंस्टीट्यूट उसे आपकी प्रोफेशनल एथिक्स के अंडर आपको पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये गाइज ये हमने कर लिए हैं 8, 9, 10, 11, 12। फाइनली हमारा शेड्यूल 1 सॉरी यस दिस इज़ द शेड्यूल 1 का पार्ट 1 है ना, ये रहा ना, पार्ट 1 से हमने करा था इन प्रैक्टिस, अब हमने कर लिया है इन प्रैक्टिस ख़त्म, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में सर्विस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास भी जल्दी आने वाली है रिवीजन की, अब तो रेगुलर क्लासेस आएंगी, सो डोंट मिस एनी क्लासेस, और एग्ज़ाम्स भी आपके बहुत नज़दीक हैं, सो स्टे ट्यून विद अस। ओके, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग।